21 नवंबर 1916 डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था खजूरी। खजूरी के इस गांव में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है जडूनाथ सिंह। जो जडूनाथ सिंह होते हैं ये एक राठौर राजपूत फैमिली में जन्म लेते हैं और राजपूताना फैमिली के जो कल्चर होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इनकी फैमिली का जो रुझान था वो अपने कर्तव्यों को पालन करने की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ था। बचपन से ही जो जडूनाथ सिंह थे इनका जो रुझान था वो रेसलिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये गांव में ही रेसलिंग करते हैं और जो इनके गुरु होते हैं वो एक मंदिर के पुजारी होते हैं। मंदिर होता है श्री हनुमान जी का। तो जडूनाथ सिंह जी बचपन से ही हनुमान जी के परम भक्त बन जाते हैं और ये प्रण लेते हैं कि ये सारी उम्र ब्रह्मचारी रहेंगे। अपने गांव में जब ये जवान होते हैं तो वहाँ पर जो रेसलिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं तो वहाँ पर हमेशा अव्वल नंबर पर ही आते थे। इनको निकनेम जो दिया गया था गांव वालों की तरफ से वो था हनुमान भक्त बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि ये हनुमान जी के इतने परम भक्त थे कि जब इन्होंने ये प्रण लिया अपने गुरु से कि ये बाल ब्रह्मचारी रहेंगे तो किसी भी स्त्री की तरफ ये नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। जैसे ही ये जवान हुए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बहुत ही तगड़ा था, लंबे चौड़े थे और रेसलिंग की तरफ रुझान होने के कारण बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर इनकी बॉडी थी, जिसके कारण जो गांव में ऐसा होता है अक्सर कि जो बहुत ज़्यादा हेल्दी लड़का या फिर जो काफ़ी सुंदर लड़की होती है उसको गांव वाले जब देखते हैं तो उनके घर पर रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जडूनाथ सिंह जी के घर भी रिश्ते आने शुरू हो गए। जो गांव की और जो दूसरे गांव की लड़कियां या उनके पेरेंट्स उनको देखते थे तो उनका दिल उनके ऊपर आ जाता था, क्योंकि उनका शरीर ही कुछ ऐसा था। तो उनको जब रिश्ते आने लगे तो एक रोज़ की बात है, घर पर एक स्त्री का रिश्ता इनके लिए आया और जडूनाथ सिंह जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने जो शगुन की थाली थी उसे भी फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रण लिया है और मैं श्री हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं पूरी उम्र बाल ब्रह्मचारी का ही पालन करूँगा और बाल ब्रह्मचारी ही रहूँगा। तो ये जो बात थी ये इनके जो परिवार वाले थे, क्योंकि इनके लगभग 7 भाई बहन थे जिसमें 6 भाई थे, 1 बहन थी, भाभियाँ भी थी। तो वो लोग कहते थे कि जडूनाथ इतनी तुम्हारी तगड़ी डाइट है और इतना तुम खाते पीते हो, इतने ज़्यादा बलवान हो, तो तुम अगर शादी करोगे, घर बसेगा तो एक औरत घर में आएगी, वो माँ बाप की सेवा करेगी, भाभीियों का भी हाथ बटाएगी, तो कुछ यूज़ तो होगा। परंतु जो जडूनाथ सिंह जी थे उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने सोचा हुआ था कि वो बाल ब्रह्मचारी का ही पालन पूरी उम्र करेंगे, इसलिए वो जो रिश्ता आया होता है उसे ठुकरा देते हैं और थाली को भी फेंक देते हैं। उसके बाद जहाँ से रिश्ता आया होता है इनके पास, वो स्त्री इनसे बात करने के लिए आती है तो ये उसे भी समझाते हैं कि देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ पर मैं शादी के बंधन में नहीं बन सकता और मैं मनोकामना करूँगा कि आपको बहुत अच्छा एक वर मिले और आपकी लाइफ आगे की काफ़ी अच्छी रहे। वो ये बोल देते हैं। ये बोलने के बाद उनके जो घर वाले होते हैं वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं उनसे। वो ताने मारते हैं कि तुम शादी नहीं कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो। उनकी भाभियाँ जो माँ होती है सब ताने मारते हैं। तो जडूनाथ सिंह जी सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि मैं अपना घर त्याग दूं। तो जवानी की उम्र में ही सन 1941 की बात है, वो अपना घर त्याग देते हैं और घर त्यागने के बाद जो उनका एक दोस्त होता है उसके ज़रिए वो पहुंच जाते हैं आर्मी की भर्ती के लिए। उस टाइम पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। तो वहाँ पर जब जडूनाथ सिंह जी जाते हैं तो उनका जो हष्ट पष्ट शरीर देखकर जो अंग्रेज़ी सरकार के भी अफसर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना तगड़ा नौजवान हिंदुस्तानी, इसे तो फौज में आना ही चाहिए। तो उनका सिलेक्शन फौज में हो जाता है।
तो 21 नवंबर 1941 को इनका जो एडमिशन होता है वो होता है 7th राजपूत रेजिमेंट में, जो उस टाइम पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंडर आती थी। जब ये आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो एक रोज़ की बात है, ये खाना खा रहे होते हैं अपनी मेस के अंदर। तो खाना खा रहे होते हैं तो ये अलग बैठकर खाना खाते थे। तो तभी अंग्रेज़ी सरकार का एक अफसर आता है और जब इनको अकेले बैठकर खाना खाते हुए देखता है तो नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि जड़ूनाथ को मेरे ऑफिस में कल 10 बजे पेश किया जाए। अगले दिन 10 बजते हैं, जड़ूनाथ सिंह जी पेश होते हैं आर्मी अफसर की ऑफिस के अंदर। तो ऑफिसर कहता है कि तुम अकेले बैठकर खाना क्यों खा रहे थे? तो जड़ूनाथ सिंह जी कहते हैं कि सर, मैं चिकन, मटन, अंडा, मछली ये नहीं खाता। मैं श्री हनुमान जी का परम भक्त हूँ और इसलिए मैं उन लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता जो लोग मीट अंडा खाते हैं। तो आर्मी अफसर कहता है, अंग्रेज़ होता है, कहता है कि अरे हम ब्रिटिश लोग हैं, हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, तो तुम अगर मीट अंडा नहीं खाओगे तुम्हारे अंदर जान कैसे आएगी, ताकत कैसे आएगी, तुम आगे कैसे जाकर लड़ोगे? तो जड़ूनाथ सिंह जी हंसते हैं और वो कहते हैं कि सर, अगर ताकत की बात है तो कल मैं चैलेंज देता हूँ रेसलिंग का, कोई भी हमारी रेजिमेंट का जवान जो मीट अंडा खाता हो वो मेरे साथ आ जाए, और एक जवान नहीं, मैं 2 जवानों के साथ इकट्ठे लड़ूंगा, और अगर मैं जीत गया तो मेरी जो दूध दही की डाइट है वो डबल होगी, और अगर मैं हार गया तो आप जो कहेंगे मैं वो खाने के लिए तैयार हूँ। तो इस चैलेंज को बहुत ही इंटरेस्टिंगली एक्सेप्ट किया जाता है उस अफसर द्वारा, और अगले दिन कुश्ती का एक दंगल रखा जाता है। इस दंगल में जड़ूनाथ सिंह जी आते हैं, लंगोट डाले हुए, लाल रंग का, लंबे चौड़े, हष्ट पुष्ट, और साथ में आते हैं 2 और आर्मी के जवान। वो जैसे ही दंगल शुरू होता है वो 5 मिनट के अंदर उनको धोबी पछाड़ करके जीत जाते हैं। इस चीज़ को देखकर जो ब्रिटिश अफसर होता है वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि जड़ूनाथ सिंह, तुम्हारी डाइट आज से डबल है और तुम एक दिन हमारी रेजिमेंट का नाम ज़रूर रोशन करोगे। तो इस प्रकार से जड़ूनाथ सिंह जी के चर्चे होने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तगड़े इंसान होते हैं। धीरे धीरे छुट्टी मिलती है, वो अपने घर आते हैं, घर लोगों के लिए, अपने माँ बाप, भाभी, भाइयों के लिए कपड़े लेकर आते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो उन्हीं दौरान जो है लगभग 1942-43 के साल के दौरान उनकी बदली हो जाती है और उनको भेजा जाता है बर्मा, जहाँ पर वो जापानियों के खिलाफ लड़ते हैं। 3-4 साल वो बैटल चलती है, उसमें वो अपनी बहादुरी के काफ़ी सबूत देते हैं। अब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 15 अगस्त को। इसके बाद सारी जो कमांड होती है इंडियन आर्मी की वो भारतीय सरकार के हाथ में आ जाती है, तो सब कुछ भारत सरकार के अंडर हो जाता है। तभी जो खराब मंसूबे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के, और वो अटैक कर देते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। तो अक्टूबर 1947 की बात है। यहाँ पर पता चलता है कि जो पाकिस्तानी फ़ौजें हैं वो कश्मीर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रही हैं, और वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है नौशहरा। जो नौशहरा सेक्टर है वो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट था जम्मू का, और अगर नौशहरा सेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता और वहाँ पर अटैक हो जाता तो जम्मू और जो श्रीनगर वाला एरिया है वो बहुत ही आसानी से भारतीय फ़ौजों के हाथ से निकल जाता। तो नौशहरा सेक्टर को बचाने के लिए उसके पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम था जंगार। जो जंगार गांव है, यहाँ पर जो इंडियन कैबिनेट होता है वो डायरेक्ट करता है आर्मी हेडक्वार्टर्स को कि आप जंगार गांव में मिड नवंबर में अपनी चौकियां एस्टेब्लिश कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से मिलिटेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये नौशहरा का जो सेक्टर है इसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो उस टाइम पर ख़राब मौसम बहुत ज़्यादा था क्योंकि नवंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी, और इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी अच्छे नहीं थे हिंदुस्तान के पास। तो बैड वेदर के कारण ये एक्शन जो है प्रिवेंट हो जाता है। पर 24 दिसंबर तक वहाँ पर न्यूज़ मिलती है, ये जो शेफर्ड्स होते हैं ये न्यूज़ देते हैं कि जंगार में तो जी पाकिस्तानियों ने अपनी चौकियाँ बना ली हैं, जंगार को कैप्चर कर लिया गया है और नौशहरा सेक्टर पर अटैक होने की पूरी संभावना है। तो इस
इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे ही इंडियन आर्मी को मिलता है तो वो उस टाइम पर जो राजपूत रेजिमेंट होती है, जो 5th पैरा ब्रिगेड के साथ अटैच्ड होती है, इस राजपूत रेजिमेंट को ऑर्डर्स मिलते हैं कि आप लोग जाइए और नौशहरा जो गांव है उसके नॉर्थ में एक छोटा सा और गांव पड़ता है जिसका नाम था तैनधार। जो ये तैनधार गांव था, यहाँ पर जो है राजपूत रेजिमेंट, जो 1st बटालियन राजपूत रेजिमेंट की थी, जिसमें नायक जड़ूनाथ सिंह जी थे, इनको ऑर्डर्स मिलते हैं कि आप लोग वहाँ पर जाइए और वहाँ पर अपना एक बेस कैंप तैयार कीजिए। और जो तैनधार गांव है, यहाँ से फर्दर नौशहरा की तरफ आने से दुश्मन को रोकना है आपने, क्योंकि अगर आप रोक पाएंगे तो नौशहरा बचेगा, नौशहरा बचेगा तो जम्मू कश्मीर बचेगा, और जम्मू कश्मीर बचेगा तो हिंदुस्तान की इज्जत बचेगी। तो जड़ूनाथ सिंह जी अपनी जो 1st राजपूताना रेजिमेंट होती है इसके साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं तैनधार में। अब तैनधार में जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो तैनधार का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर था वो इस तरीके का था कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स थे। ग्रासलैंड्स के बीच में जो थे बहुत सारी घनी मात्रा में चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, एक पेड़ों का जंगल था, और अप एंड डाउन हिल्स थी जहाँ पर ऊपर से अगर कोई खड़ा हो तो उसे नीचे क्लियरली नज़र आता था, और अगर नीचे कोई है तो वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही वीक पोजीशन में होता था। तो 6 फरवरी की सुबह 1948 जब 6:40 पर सुबह सुबह जो पाकिस्तानी आर्मी होती है ये अटैक कर देती है जो तैनधार पे, जहाँ पर हमारी फौज लगी होती है हिंदुस्तान की, वहाँ पर। जो बताया जाता है, जो लिखा गया है कि उस दिन बहुत ही ज़्यादा फॉगी दिन था और सब तरफ सिर्फ धुंध धुंध थी, 2-3 फुट की दूरी पर भी देखना नामुमकिन था, और बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम था। तो जब वो ओपन फायर करते हैं तो एक पोस्ट होती है जहाँ पर जड़ूनाथ सिंह जी अपने साथ 9 सिपाहियों के साथ तैनात होते हैं, और उसकी पोस्ट की कमांड जड़ूनाथ सिंह जो नायक होते हैं उनके हाथ में होती है। तो जब ये पाकिस्तानी फोर्सेस अटैक करती हैं तो वो धुंध के कारण ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर छोटी छोटी पिकेट्स बनी होती हैं, उनके अंदर आकर छुप जाते हैं। अब फायर एकदम रुक जाता है। उसके कुछ देर के बाद अचानक से जब थोड़ा सा कोहरा छटता है तो बहुत ही भारी मात्रा में पाकिस्तानी आर्मी मिलिटेंट्स मिक्स होकर इस पोस्ट के ऊपर, जहाँ पर नायक जड़ूनाथ सिंह जी तैनात होते हैं, यहाँ पर अटैक कर देते हैं। ये पहली वेव होती है अटैक की। जब ये पहली वेव चल रही होती है तो जड़ूनाथ सिंह जी देखते हैं कि वो आउट नंबर्ड हैं बिल्कुल। आगे कई 100 पाकिस्तानी फोर्सेस थी और ये लोग सिर्फ 9 लोग थे। तो जड़ूनाथ सिंह जी फ़ोन करते हैं अपने ऊपर सुपीरियर को और उनको बोलते हैं कि सर, हम काफ़ी ज़्यादा हैविली आउट नंबर्ड हैं, पर हम मरते दम तक इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। तो उधर से ऑर्डर आता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं हिलना, और जितना एमुनिशन तुम्हारे पास है इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब जड़ूनाथ सिंह जी कहते हैं कि सर, हमें चाहे खाने के लिए रोटी ना दीजिए, पर हमारे पास गोली और बारूद की कमी नहीं होनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ से रिप्लाई आता है कि हम तुम्हें और गोलियां मुहैया नहीं करा सकते और हथियार नहीं दे सकते, तुम्हारे पास जो है तुम्हें उसी से लड़ना पड़ेगा। जड़ूनाथ सिंह जी ओवर एंड आउट कर फ़ोन काटते हैं और मोटिवेट कर देते हैं अपने उन 9 सिपाहियों को, और बोलते हैं कि हम मरते दम तक भारत माता की रक्षा करेंगे, और फायरिंग का ऑर्डर देते हैं। फर्स्ट वेव जब चल रही होती है तो काफ़ी हैवी नंबर में पाकिस्तानी फोर्सेस आती हैं। ये 9 लोग जो होते हैं ये हैवी फायर करते हैं, स्टेन गन से, मशीन गन से, ग्रेनेड लॉन्चर से ये लोग हमला बोलते हैं, और जो पहली वेव होती है उसे ये शांत कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी नंबर में पाकिस्तानी कैजुअल्टीज़ होती हैं। जो इनके 9 सिपाही थे उनमें से 4 काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं पहली वेव के अंदर। तो अब थोड़ी देर के बाद जो पाकिस्तानी फोर्सेस होती हैं वो सेकंड वेव लॉन्च करती हैं, और जो सेकंड वेव थी अटैक की वो पहली वेव से कहीं ज़्यादा नंबर में थी और काफ़ी ज़्यादा हैवी फायरिंग में थी। उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं नायक जड़ूनाथ सिंह जी और उनके जो 9 सिपाही होते हैं।
ये लोग बहुत ज़्यादा हैवी फायर उनकी तरफ रिटेलिएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी मात्रा में फायर करते हैं। जडूनाथ सिंह जी वहाँ पर एक जो गनर होता है, ब्रेन गनर जिसे कहते हैं, ब्रेन गनर के हाथ में गोली लगती है तो उससे वो ब्रेन गन छीन कर वो पोस्ट के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ से लेकर सभी पाकिस्तानियों के ऊपर फायर करते हैं। तो जो ये सेकंड वेव होती है, ये जब एंड होती है तब तक जो जडूनाथ सिंह जी के सहायक जितने भी सिपाही होते हैं सब मार्टर हो जाते हैं। इनकी पोस्ट पर सिर्फ अकेले बचते हैं तो सिर्फ जडूनाथ सिंह जी, और बाकी सब लोग शहीद हो जाते हैं। इस सेकंड वेव के एंड तक जडूनाथ सिंह जी को हाथ में गोली लगी होती है और अब सब कुछ शांत होता है। इतना हैवी फायर जडूनाथ सिंह जी और उनकी जो कंपनी होती है उन्होंने किया होता है कि जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे वो तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इवन जो अपने मरे हुए सिपाही होते हैं उनकी बॉडीज को भी एज इट इज छोड़कर वो लोग पीठ दिखाकर भागने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो एक हारी हुई बैटल जडूनाथ सिंह जी ने फिर से अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि इनकी जो रीइंफोर्समेंट की फौजें थी वो अभी पहुंच रही थी नौशहरा। अगर ये पोस्ट खाली हो जाती तो नौशहरा के ऊपर अटैक हो जाता और वहां जो भी फोर्सेस पहुंचती तो उनकी कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और नौशहरा को कैप्चर करते ही पाकिस्तानी आगे निकल जाते जम्मू कश्मीर की तरफ। परंतु जडूनाथ सिंह जी के जो मंसूबे थे वो कुछ और थे। उन्होंने सेकंड वेव को अकेले ही पूरी तरह से इंजर्ड होकर रोक लिया। अब जडूनाथ सिंह जी वहां पर अकेले थे। अब जो फॉरवर्ड पोस्ट थी इनके सारे जो सिपाही थे, साथी थे, वो मार्टर हो चुके थे। अब जो इनकी टोटल वहां पर लोग थे 27 लोगों में से 24 लोग मारे जा चुके थे, शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे जिसमें से जडूनाथ सिंह जी फॉरवर्ड पोस्ट पे थे। अब थर्ड वेव लॉन्च करता है पाकिस्तान और थर्ड वेव में बहुत घनी मात्रा में टेररिस्ट अटैक करते हैं जडूनाथ सिंह जी की पोस्ट के ऊपर। जडूनाथ सिंह जी अकेले इंजर्ड हाथ में उठा लेते हैं स्टेन गन हाथ में लेकर वो निकल पड़ते हैं बीच में ही पाकिस्तानी फौजों के और एक सिरे से फौजों को खत्म करते हुए चल पड़ते हैं। गोलियों की बौछारें उनकी तरफ रेगुलर निरंतर हो रही थी। कुछ टाइम बाद जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो अपना चाकू निकालते हैं, जो उनकी खुखरी होती है वो निकालते हैं और एक हैंड फाइट में इंडल्ज हो जाते हैं पाकिस्तानियों के साथ। पूरी तरीके से इंजर्ड जडूनाथ सिंह जी, जो उनके इंजर्ड सिपाही थे, जो 2 बचे हुए थे, वो दूर से देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। जडूनाथ सिंह जी अकेले ही अपनी खोखरी को लिए उन पाकिस्तानी फौजों के बीच में होते हैं और एक हैंड फाइट में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनकी गोलियां ख़त्म हो चुकी होती हैं। वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं, पर पाकिस्तानियों को वो आगे मूव नहीं करने दे रहे होते बिल्कुल भी। अगर गोलियां ख़त्म भी हुई तो क्या, वो अपने हाथों से उनको रोक रहे थे। तभी अचानक से एकदम फायर आता है 2 गोलियों का। एक उनकी चेस्ट में लगती है और एक लगती है उनके सिर में। तो जैसे ही उनको ये गोलियां लगती हैं वो वहीं पर गिर जाते हैं। परंतु उस टाइम तक इतनी कैजुअलिटीज वो पाकिस्तानियों की उन्होंने कर दी होती हैं कि जो थर्ड वेव थी इसे कतई शांत कर दिया था उन्होंने। इक्का दुक्का टेररिस्ट इधर उधर भाग रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि इतना हैवी नंबर में फायर आ रहा है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ जडूनाथ सिंह जी और उनके इक्का दुक्का जो सिपाही बचे होते हैं वो मिलकर ये कारनामे को अंजाम देते हैं। तो जैसे ही थर्ड वेव इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है, जो इनकी रीइंफोर्समेंट फौजें होती हैं, इनको नौशहरा तक पहुंचने का मौका मिल जाता है और उस एरिया को कैप्चर होने से बचा लिया जाता है। परंतु इसमें जो नायक जडूनाथ सिंह जी होते हैं, जिन्होंने 3 वेव्स को पाकिस्तानी फोर्सेस की जो कई 100 के नंबर में अट्रैक कर रहे थे, उनको रोका होता है जडूनाथ सिंह जी ने। और जडूनाथ सिंह जी के इसी जो एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द डायरेक्ट फेस ऑफ द एनिमी के लिए उन्हें अवार्ड किया जाता है
परमवीर चक्र। और ये जड़ोनाथ सिंह, नायक जड़ोनाथ सिंह जी बन जाते हैं दूसरे ऐसे व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा जी के बाद जिन्हें जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड मिलता है जो इंडियन आर्मी का, जिसका नाम है परमवीर चक्र। तो दोस्तों, इस तरीके से नायक जड़ोनाथ सिंह जी परमवीर चक्र को प्राप्त हो जाते हैं और वीरता को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की जो इंडियन आर्मी की थ्रिलिंग और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस स्टोरीज़ हैं जो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सुनाएं, उनको पता चले कि कैसे हिंदुस्तानी फ़ौज ने सेक्रीफाइस किया है हम सब की खुशियों के लिए। ऐसी स्टोरीज़ को मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। आप लोग जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए शब ख़ैर एंड गुड नाइट।